दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्यूटर एसआरएस पर। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हिंदी के बारे में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की हिंदी के बारे में बताया जा रहा है आपको, जिसका अध्याय में गद्य एवं पद्य का स्वतंत्र लेखन के बारे में आप लोग को बता दिया गया है, क्रिया के बारे में बता दिया गया है, तत्सम तद्भव देशज शब्द के बारे में बताया गया है इसके पहले वाले वीडियो में। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे वाक्य रचना के बारे में कि वाक्य रचना हम कैसे करते हैं और कैसे होता है वाक्य की रचनाओं के बारे में उसमें अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हम इसमें लिखे हुए हैं कि वाक्य भाषा की प्रथम इकाई वाक्य है, यानी कि भाषा की जो प्रथम इकाई होती है वह वाक्य है। भाषा का प्रारंभ शब्दों से न होकर शब्द वाक्यों से होता है। जैसे आप लोग देखिए, यदि बालक पानी कहता है तो उसका तात्पर्य है मुझे पानी दो। भूख कहता है तो उसका तात्पर्य है मुझे भूख लगी है। यानी कि जब एक छोटा बच्चा कहता है कि पानी, तो जैसे कि हम लोग समझ लेते हैं कि बच्चा पानी के लिए कह रहा है, और अगर कहता है भूख तो हम लोग समझ, उसका तात्पर्य यही है कि उसे भूख लगी है। यानी इससे ये तात्पर्य लगाया जा सकता है कि जब दो या दो से अधिक शब्दों को इस प्रकार से प्रयुक्त किया जाता है कि उससे भाव और विचारों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया जा सके तो उसे वाक्य कहते हैं। अब देखिए, साधारण इससे हम एक बात में ये कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक शब्दों को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए कि उससे भाव व विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जा सके तो उसे हम वाक्य कहते हैं। ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको आप लोग इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं। अब आगे आते हैं, इसके वाक्य बनाने के कुछ तत्व होते हैं, आवश्यक तत्व होते हैं। उन तत्वों के नाम हम आपको बता देते हैं, जिसमें से 5 तत्व होते हैं: सार्थकता, योग्यता और आकांक्षा, समीपता, अन्विति। तो उसी क्रम में हम आगे बताते हैं आपको कि किसी वाक्य के निम्नलिखित आवश्यक तत्व होते हैं। सार्थकता, सार्थकता क्या होती है कि वाक्य में सार्थक शब्दों का प्रयोग होता है। यानी कि जो भी हम वाक्य बनाएंगे उससे कुछ न कुछ अर्थ निकलते होंगे, तो ही हमारा इसमें क्या होगा, वाक्य रचना सफल होगी। निरर्थक शब्द सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं जिससे वे कुछ अर्थपूर्ण हो जाते हैं। यानी कि जब हम निरर्थक शब्द अगर सार्थक शब्द के समकक्ष अगर लिखते हैं तो वो क्या होते हैं, वो अर्थ नहीं बताते हैं, वो अर्थहीन हो जाते हैं। और अगर हम इन दोनों के साथ एक साथ अगर जोड़ के लिखते हैं, सार्थक और निरर्थक दोनों जोड़ के अगर लिखते हैं तो ये कुछ अर्थपूर्ण शब्द भी बनाते हैं। और केवल निरर्थक शब्द लिखेंगे तो उसका तो कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब दोनों को मिला के लिखेंगे तो वो कुछ अर्थपूर्ण शब्द भी बताते हैं। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। दूसरा पॉइंट है योग्यता। योग्यता क्या होती है? तो योग्यता का अर्थ है शब्दों का उचित गुण। वाक्य के शब्दों में अपने प्रकरण के अनुसार अर्थ देने की क्षमता या योग्यता होनी चाहिए। यानी कि योग्यता का ये अर्थ है कि शब्दों का उचित गुण होना चाहिए। वाक्य के शब्दों में अपने प्रकरण के अनुसार अर्थ देने की क्षमता या योग्यता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि घोड़ा पानी खाता है, यह शब्द समूह वाक्य नहीं है क्योंकि पानी खाने की चीज़ नहीं है। एक आपको एग्जाम्पल हम बता रहे हैं कि इस वाक्य में पानी और खाता दोनों साथ साथ प्रयुक्त होने के योग्य नहीं हैं। इस वाक्य को
हम इस प्रकार कह सकते हैं कि घोड़ा पानी पीता है। अगर मान लीजिए कि कहीं लिख दें हम कि घोड़ा पानी खाता है, तो घोड़ा पानी थोड़ी ना खाता है, उसमें ये अनर्थ शब्द है। तो इसको जब हम प्रयोग में लाएंगे तो इसका पानी जो है वो पीने के योग्य में आती है, इसलिए इसका सही होगा घोड़ा पानी पीता है। उसी क्रम में अब हम आकांक्षा के बारे में बताते हैं कि आकांक्षा हमारे आवश्यक तत्व वाक्य को बनाने में कैसे है। तो आकांक्षा का आशय है कि वाक्य श्रोता अथवा पाठक की जिज्ञासा की पूर्ति करने वाला हो, यानी कि जो पाठक जो उस पाठ को कहता हो, जिज्ञासा मीन्स जानने की इच्छा हो, उसको सुनने की इच्छा हो, तो ये भी इसमें तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथा पॉइंट है हमारा समीपता। समीपता से तात्पर्य है वाक्य के शब्द समीप होने चाहिए, यानी कि जो भी हम वाक्य लिखें वह उस शब्द के समीपता को यानी निकटता को दर्शाता हो। पांचवा पॉइंट है अन्विति। अन्विति का अर्थ है कि व्याकरणिक दृष्टि से एकरूपता। हिंदी में क्रिया प्रायः लिंग वचन पुरुष में कर्ता के अनुकूल होती है, कि इसमें जैसे एक वचन बहुवचन लिंग का भी हो या लिंग जो भी हो पुरुष जाति का भी जो बोध कराता हो उसका हो, इस अनुरूप होना होएगा तो वो क्या होगा, ये अन्विति के अंतर्गत आता है। जैसे इसका कुछ हम उदाहरण यहाँ लिखे हुए हैं कि कमला गए और नरेंद्र जा रही है, दोनों वाक्य अशुद्ध है। कमला गए, जैसे कि यहाँ स्त्री का बोध है लेकिन गए मीन्स पुरुष का बोध करा रहा है, तो ये गलत है। जैसे नरेंद्र जा रही है, नरेंद्र जा रहा है होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, नरेंद्र जा रही है। दोनों वाक्य वह शुद्ध है, क्योंकि यहाँ न तो कमला गए में व्याकरणिक दृष्टि से एक रूपता है और न नरेंद्र जा रही है में, तो ये इसके अंतर्गत आते हैं। ये सब इसके कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं जो कि वाक्य के बनाने में हमको इसको ध्यान देना चाहिए। वाक्य के अंग, वाक्य के 2 अंग होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय, अब इसमें आते हैं, हम आप लोग को यहाँ पे छोटे पॉइंट में इसलिए लिखे हैं क्योंकि हम सोच रहे थे केवल आपको उद्देश्य और विधेय बता के उसके बारे में व्याख्या कर दिया जाएगा, लेकिन ये एग्जाम में पूछे गए थे इसलिए हमको बताना इसमें जरूरी लगा कि उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। उद्देश्य से तात्पर्य वाक्य के कर्ता से होता है। अब आप लोग को इसके पहले वाली वीडियो में हम बता देंगे कि कर्ता क्या होता है, क्रिया क्या होती है, कर्म क्या होता है, तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, उससे आप लोग को ये मालूम हो जाएगा कि कर्ता किसे कहते हैं। तो उद्देश्य का तात्पर्य वाक्य के कर्ता से होता है। किसी भी वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे वाक्य का उद्देश्य कहते हैं। जैसे सीता गाना गा रही है, ये इसके उद्देश्य के बारे में रहा। अब हम पढ़ते हैं विधेय। विधेय क्या होता है, तो विधेय जो होता है वह उद्देश्य कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय होता है। यानी कि जो भी उद्देश्य के बारे में, उद्देश्य के विषय में कहा जाता है वही क्या होता है, विधेय होता है। जैसे सीता गाना गाती है इत्यादि इसमें हैं। तो ये रहा आपका वाक्य के अंग। अब इसके बाद आते हैं आपके वाक्यों के प्रकार। अब हम अध्ययन करेंगे वाक्य के प्रकार के बारे में। तो वाक्य के प्रकार के बारे में हम बताते हैं, तो इसका हम पॉइंट भी लिखवा दिए हैं, थोड़ा उसके पॉइंट के बारे में भी बता दिए हैं। तो चलिए देखते हैं वाक्य के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो हिंदी भाषा में कई आधारों पर वाक्यों में भेद किए जाते हैं। कई भाषा में कई आधार होते हैं, उन आधारों पर इनके भेद अलग अलग होते हैं। जैसे कि 4
वाक्य के प्रकार होते हैं, जैसे अर्थ के आधार पर, क्रिया के आधार पर, साहित्य के आधार पर, संरचना के आधार पर, ये इन आधारों पर वाक्यों के प्रकार बताए गए हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो उसमें ऑप्शन रहेगा 5, 6, 7, 8, तो उसमें हम 8 पे टिक कर सकते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। पहला होता है विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य। चौथा होता है प्रश्नवाचक वाक्य। उसके बाद से विस्मयादि बोधक वाक्य, इच्छा बोधक वाक्य, संदेह सूचक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य। ये हमारे 8 जो होते हैं, यह अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। इन सभी के बारे में हम नहीं लिख पाए हैं, उसके बारे में अगर आप लोग बताइएगा तो उसके बारे में भी हम आपको बता देंगे, लेकिन ये 8 पॉइंट ही आपके पूछे जाते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं कि क्रिया के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो क्रिया के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें आता है पहला कर्ता प्रधान वाक्य, दूसरा है कर्म प्रधान वाक्य, तीसरा है भाव प्रधान वाक्य। ये कर्ता, कर्म और भाव प्रधान वाक्य होते हैं, क्रिया के अंतर्गत जो आते हैं। और तीसरा पॉइंट है हमारा साहित्यिक आधार पर वाक्य के प्रकार। ये भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं साहित्यिक के आधार पर भी, जिसमें कि संयत वाक्य, संतुलित वाक्य, शिथिल वाक्य। ये 3 वाक्य हमारे साहित्यिक से रिलेटेड आते हैं। अब हम अगला पढ़ेंगे संरचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो ये भी संरचना के आधार पर भी वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य या साधारण वाक्य। सरल वाक्य को हम साधारण वाक्य भी बोलते हैं। मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो हम लोग की एग्जाम में संरचना के आधार पर वाक्य के प्रकार और जो आपको पहला बताए हैं जो है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, ये 2 एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इससे कुछ क्वेश्चन भी आते हैं। संरचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, कुछ शब्द दिए हुए होते हैं, उसको कहा गया होता है कि उसको सरल वाक्य में लिखिए, ये संयुक्त वाक्य इसका बनाइए या मिश्रित वाक्य छाटिए। तो इसमें इस संरचना के आधार पर वाक्य के प्रकार हो गए हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसको हम लोग अनेक शब्दों के एक शब्द कहते हैं। इससे भी हमारे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, इतने ज़्यादा हैं कि उसको सभी चीज़ों को हम इसमें वर्णन नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम उसको कुछ इनकी परिभाषाएं और जो इम्पोर्टेंट है 9-10 उसके बारे में आपको हम इसमें बता रहे हैं। जो कि होता है इसका परिभाषा कि वाक्यांश के लिए एक शब्द को अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द भी कहा जाता है। वाक्यांश हेतु एक शब्द का अर्थ है कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों की अभिव्यक्ति करना, यानी कि एक शब्द में ही कई शब्दों को समाहित करना, वही हमारा होता है अनेक शब्दों का एक शब्द। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो पहले जन्मा हो, एक शब्द में लिखिए, तो जो पहले जन्मा हो उसको हम अग्रज लिखेंगे। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव। जिसका कोई ना हो, अनाथ। देखिए कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि हम लोग आम बोलचाल की भाषाओं में अपने घर पे, अपने दोस्तों के साथ या सहपाठियों के साथ, दोस्त उसके बाद रिलेशन में, या और भी हम कई जगह इस बात पे चर्चा भी होती रहती है और लोग जानते भी हैं। तो उन सभी शब्द इसमें आपके कुछ दिखाई देंगे, उससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं। और ये एग्जाम में 100% है कि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। अगला है हमारा जिसकी सीमा ना हो, असीम। जिसकी उपमा ना हो, अनुपम। उपमा ना हो यानी कि वह एक अद्भुत हो, तो अद्भुत होगा तो उसका अद्वितीय होगा, ठीक है। इसके बारे में आप
ध्यान से दीजिए, देखिएगा और इसको ध्यान से करिएगा। हित चाहने वाला, हितैषी, यानी कि जो आपको आपके बारे में हित चाहता हो, आपकी अच्छाई चाहता हो, आपसे प्रेम रखता हो, तो वो आपका हितैषी होगा। उपकार करने वाला, उपकारी। जो युद्ध में स्थिर हो, युधिष्ठिर। विकृत शब्द, यानी कि विकृत शब्द से अर्थ है यहाँ पे, यानी कि कुछ इधर उधर अटपटा शब्द, उसको हम अपभ्रंश की श्रेणी में लेते हैं। अपभ्रंश होगा। जो क्षमा पाने योग्य हो, क्षम्य, ये इससे में हो गए। और भी कई हैं। जो पीने योग्य हो, पेय। और भी जिसका जन्म बाद या पीछे हुआ है, अनुज। और जिसका जन्म पहले हुआ है, अग्रज। और जिसका जन्म पहले हुआ है, अग्रज, ये तो आपके बारे में बता दिया गया है। और भी कई सारे हैं जो कि आपको कुछ उसके एग्जाम्पल के बारे में इसमें बताए गए हैं। तो ये रहा आपका अध्याय। आप लोगों को अध्याय 4 यहाँ पे समाप्त हो गया है। अब आपको अध्याय 5 में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पाठ्य वस्तुओं को पढ़कर समझना, इसके बारे में बताया जाएगा कि आप दूसरे जैसे गद्यांश, उद्यांश, पद्यांश, इन सबों के बारे में बताया जाएगा। बालोपयोगी पत्रिकाएं कौन कौन सी होती हैं, समाचार पत्र, इन सबों के बारे में आपके अगले वीडियो में बताया जाएगा। ये रहा आपका अध्याय 4 का, ये लास्ट था आपका टॉपिक, जिसको हम वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों का एक शब्द कहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।